मुंबई, दोपहर का समय। मुंबई के सुनसान हाईवे रोड पर एक कार तेजी से आगे बढ़ती ही जा रही थी। कार में पीछे वाली सीट पर एक 23 साल की लड़की बैठी हुई थी। दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत, उसकी खूबसूरती के बारे में क्या तारीफ करे। स्वर्ग में रहने वाली उर्वशी, अप्सरा, मेनका को भी पीछे छोड़ दे। दूध जैसे गोरा रंग, हिरानी जैसे नीली आंखें, गुलाबी पनखुड़ी जैसी गुलाबी होठ, घुटनों के नीचे तक काले घने लंबे बाल, तीखी नाक, उस खूबसूरत नाकों में एक प्यारी सी नोजरिंग, गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर, बेहद खूबसूरत और आकर्षक उसका ये बेदाग चेहरा अब इस वक्त घबराहट में पसीनों से पूरी तरह लथपथ और पीला पड़ चुका था। इस वक्त उसकी खूबसूरत चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। पीछे की सीट पर बैठी वो लड़की बार बार मोबाइल में टाइम देखती और ड्राइवर को तेजी से चलाने की बार बार बोले जा रही थी। उसको ऐसे परेशान में देखकर वो ड्राइवर बैक मिरर में उसे देखे जा रहा था। लड़की अपने मन में सोचने लगी, पता नहीं पिया किस हालत में होगी। हे महादेव, मदद करना, जल्दी से जल्दी मुझे पिया के पास पहुंचा देना। प्लीज महादेव, आपकी बानी की मदद कर दो। पता नहीं आज मुझे इतना बेचैन और घबराहट क्यों हो रही है। सोचते हुए खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। बाहर का मौसम बहुत खराब होने लगा था। धूप से अचानक काले घने बादल मंडराने लगे थे। अब हवा भी तेजी से चलने लगी। बाहर का इतना खराब मौसम को देखकर बानी और भी ज्यादा डर गई। महादेव, आपकी बानी की मदद करना, पिया को कुछ ना हो। भगवान को याद करते हुए जा रही थी और बार बार समय को भी देखे जा रही थी। 2-3 घंटे बाद आखिरकार बानी उस लोकेशन पर पहुंच गई। ये जगह एक घनी जंगल के उत्तर दिशा के पहाड़ी पर आकर पहुंची थी। जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरकर जल्दी से बिना देर किए ही आगे बढ़ने लगी। कुछ देर तक चलने बाद वो एक जगह पर आ पहुंची। जैसे ही वो वहां पहुंची, वो आसपास देखने लगी और बिना देरी किए ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पिया, पिया, कहाँ हो तुम? पिया, देख मैं आ गई हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन आ गई है, कहाँ हो पिया? उसकी आवाज में घबराहट, चिंता, परेशान और रोने के वजह से उसकी आंखें पूरी तरह लाल होकर सूज चुकी थी। तभी उसके पीछे से किसी की तालियां बजाने की आवाज आने लगी। ये सुन बानी जल्दी से पीछे मुड़कर देखने लगी। सामने पिया को देखकर उसके चेहरे पर खुशी और रिलैक्स दोनों ही देखी जा सकती थी। एक गहरी सांस छोड़ी और अगले पल चिंता भरी आवाज में पिया की ओर जाते हुए कहा, पिया, तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? पता है घर पर माँ पिताजी कितने परेशान है, कहाँ चली गई थी तू? तभी अचानक बानी चुप हो गई और पिया की ओर देखने लगी। बानी की सामने खड़ी वो लड़की कोई और नहीं, बानी की छोटी बहन पिया थी। बिना कोई हाव भाव के चुपचाप अपनी दोनों हाथों को सीने पर क्रॉस करके चुपचाप बानी को घूरे जा रही थी। बानी थोड़ा परेशान होकर एक कदम पीछे होकर अपनी नजरें नीचे कली और अगले ही पल पिया की ओर देखते हुए बोली, पिया, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन पिया मेरा यकीन करो। उस वक्त हालत कुछ ऐसे थे कि सबके कहने पर ही मुझे तुम्हारी जगह पर शादी के मंडप में बैठना पड़ा। लेकिन पिया, तुम भी तो सोचो, तुम्हारी शादी थी और तुम बिना किसी को कुछ बताए ही घर छोड़कर चली गई थी ना। और हमारे घरवाले की इज्जत का सवाल भी था। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? और कुछ शांत होकर बानी और आगे बोली, देखो पिया, तुम गुस्सा मत करो, अब चलो घर चलते हैं। घरवाले सब परेशान में हैं, खास करके माँ और पिताजी। चलो। इतना कहकर वो पिया की हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी, लेकिन एक कदम और आगे बढ़ा पाती तभी उसकी पैर वहीं पर रुक जाती है और पिया की तरफ मुड़ कर देखने लगी। पिया बस खामोश और चुपचाप बिना कोई एक्सप्रेशन लिए बानी को देखे जा रही थी। पिया को अपनी ओर ऐसे घूरते देख एक पल के लिए बानी भी हैरान परेशान होने लगती है और धीमी आवाज में बोलती है, चलो पिया। आगे वो कुछ कह पाती तभी किसी ने एक तेज तरार छुरी से उसकी पीठ के पीछे घोंप दिया, जिसे एकदम से बानी की सांसें अटक जाती है और अगले ही पल आंखों में आंसू, दर्द साफ नजर आने लगी। बानी को तो कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। उसे पीछे मुड़कर उस इंसान को देखने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था। वो पिया को कुछ और कह पाती, एक बार फिर उसके पीठ पर तेज तरार छुरी से वार कर दिया। बस पिया ये सब बड़े ही आराम से देखे जा रही थी। अब बानी से कुछ भी कहना नहीं बन पा रहा था। एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गई। उसी समय तेज बारिश भी शुरू हो गई। अब जाकर छुरी से वार करने वाला वो इंसान धीरे धीरे चलकर बानी के सामने आकर खड़ा हो गया। बानी जैसे तैसे करके अपनी धुंधली आंखों से उसे देखने लगी। जैसे ही उसने उस इंसान को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसकी मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई, ऋषभ। ऋषभ, ये वो इंसान था जो एक समय पर बानी सबसे ज्यादा प्यार किया करती थी।
लेकिन मजबूरी में आकर बानी की शादी किसी और से करनी पड़ी थी और उसे ऋषभ से दूर होना पड़ा था। ऋषभ के चेहरे पर एक शैतान मुस्कान था। ये देख बानी पूरी तरह टूट गई। वही ऋषभ को देख पिया के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई और उसके सामने ही बेशर्मों की तरह चूमने लगे। ये देख बानी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगे। अपनी धुंधली आंखों से उन दोनों को देखे जा रही थी। वो मन ही मन में सोचने लगी, पिया, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे मरना चाहा। कितनी बार कहा है मैंने पिया, मेरी यकीन करो, लेकिन तुम नफरत में इतनी आगे बढ़ गई कि वो आगे कुछ भी कह नहीं सकी है, क्योंकि उसकी मन पर ही इतना ज्यादा घाव हो गया था कि छुरी की घाव को वो महसूस नहीं कर पा रहे थी। तभी बानी की किसी की कदमों की आहट सुनाई देने लगी। सब उस ओर देखने लगे। बानी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और वे सब उसे मारना क्यों चाहते हैं। बानी को तो ये पता था कि उनके पेरेंट्स मिस्टर महेश के परिवार कोई भी उसे पसंद नहीं करते थे सिवाय उनके दादी के, लेकिन ये नहीं पता था कि उसको जान से मार ही डालेंगे। बानी को अब अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने जिंदगी भर इन लोगों के लिए और इन लोगों की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया था। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इन लोगों की खुशी के लिए मेरी इच्छा को भी मार दिया। मेरा सपना भी मुझे पढ़ना आगे बढ़ना था, लेकिन इन लोगों के लिए मेरी पूरी जिंदगी इन लोगों के नाम कर दी थी। जो वो चाहते थे मैंने भी वही किया। बानी अपने मन में दर्द लेकर इन सब बातों को याद करके और भी ज्यादा उसके आंखों में आंसू बहने लगे। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या कहे। अपनी दर्द भरी आवाज निकाली, क्यों पिताजी, क्यों ऋषभ, क्यों पिया। इतना कहकर बानी खामोश हो गई। उसे इससे आगे बोले ही नहीं जा रहा था, क्योंकि जिस छुरी से उसको मारा था उस पर एक खतरनाक जहर लगाया हुआ था, जिसे रह रहकर उसे बहुत दर्द हो रहा था, मनो हजारों बिच्छू उसके शरीर में काट रहे हो। बानी उम्मीद भरी नजरों से उन तीनों को देखे जा रहे थी, कोई आकर उसे मदद कर दे। लेकिन ये लड़की तो सच में बहुत बेवकूफ थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद उन पापियों पर उम्मीद लगाए बैठी थी। जैसे जैसे दर्द बांध रहा था उसी तरह उसकी उम्मीद टूट रही थी। तभी ना चाहकर भी अचानक से उसके दिमाग में उसका पति मिस्टर तेजवीर की याद आने लगी। उसका चेहरा और ज्यादा पीला पड़ चुका था। अपने पति को बार बार याद करने लगी। काश आप यहाँ होते। बानी के दिल में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। भले ही शादी होकर 2 साल हो गए हो, दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता ना हो, फिर भी बानी कभी भी पति तेजवीर को कभी हर्ट नहीं की थी, या फिर दोनों के बीच कभी मन मुटाव भी नहीं था और ना ही एक दूसरे को प्यार करते थे। तेजवीर ज्यादातर कामों में बिजी ही रहता था, कभी बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहता था। इस बात को लेकर बानी कभी भी किसी के सामने शिकायत नहीं की थी। सच्चाई ये भी थी कि उसने बस 5th क्लास तक ही पढ़ाई की थी और ऊपर से भोली भली शांत स्वभाव की लड़की थी। सामने वाली इंसान का चाल कभी नहीं समझती थी, बस सबके साथ मुस्कुराकर ही बात किया करती थी। कोई भी इंसान उसको जो काम करने के लिए कहता वो पूरे दिल से किया करती थी। इसका कारण ये भी था कि बानी सच में कम पढ़ी लिखी होने वजह से ही आज ये हालत हुआ है। अब उसे अपने खुद की हालत पर तरस आने लगा था। शादी के बाद वो थोड़ी उदास रहने लगी थी, क्योंकि तेजवीर उस पर ज्यादातर ध्यान नहीं देता था, बस अपने काम से काम रखता था। भले ही शादी किसी भी हालत में हुई हो, लेकिन बानी अपने दिल से उस शादी को निभाना चाहती थी। लेकिन उसके जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं आया जो वो एक बार तेजवीर से बात कर सके। भले ही उनका रिश्ता जैसे भी हो, लेकिन बानी के नजरों में उसका पति एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला था। दिखने में किसी राजा से कम नहीं था। बर्फ जैसे सफेद रंग, काले सिल्की बाल, तीखी नाक, काली आंखें, लाल होठ, दूध जैसे सफेद दांत, हाइट 6'2" अप्स, चौड़ी सीना, रौबदार आवाज। मुंह से ये शब्द भी निकला तो भी सब थर थर कांपना शुरू हो जाए। उसका हैंडसम सा चेहरा देखकर लड़कियों का दिल ट्रेन के रफ्तार दौड़ना शुरू हो जाए। वही लड़के उनके सामने ज्यादातर टिकते नहीं थे, या यूं कह लो वो मन ही मन उसका हैंडसम चेहरा देखकर वो भी जलने लगते थे। तभी पिया आगे आते हुई कहती है, बानी, उफ सॉरी मेरी प्यारी दी, भले ही तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैं तुमसे नफरत करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी से तेजवीर से तलाक ले लो, लेकिन तुमने क्या किया, तलाक ना देने से बहाना ढूंढना शुरू कर दिया। मैं तेजवीर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे मेरे प्यार से दूर होना पड़ा और तुम मेरी जगह ले ली, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। पिया थोड़ा रुककर और आगे कहती है, पता है बानी, मुझे तुमसे नफरत करने के लिए ये एक ही रीजन नहीं है, बल्कि मैं तुमसे बचपन से सी नफरत करती हूँ। पता नहीं क्यों? क्यों? तुझे देखकर मेरा खून खोल उठता है। तुम्हारी इस खूबसूरती से नफरत करती हूँ।
अब आगे देखना मेरी प्यारी बहन, अब तुम्हारे सब कुछ छीन लूंगी। इतना कहकर वो अपने माथे पर चपत लगते हुए फिर हंसते हुए कहती है, अरे मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, देखो सब कुछ छीन लूंगी नहीं बल्कि सब कुछ छीन लिया है मैंने। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसाने लगी। फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है और अपने पिता की तरफ मुड़ते हुए कहती है, पिताजी, आपने कहा था कि ये लड़की हमारे लिए बहुत ही लकी है। महेश अपनी बेटी की बात सुनकर बानी की ओर देखते हुए एक शैतानी हंसी के साथ कहता है, मेरी बेटी पिया, मुझे तो पता नहीं था कि ये लड़की हमारे लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। मैं और आपके दादी दोनों वापस घर लौटने वक्त बीच सड़क पर हमें मिली वो बहुत बुरी हालत में, वो तो तुम्हारी दादी ही थी जो इसे हमारे घर ले आई। पता है बेटा, तुम्हारी छोटी बहन निम्मी की हॉट प्रॉब्लम है और आपकी बहन को बचाने के लिए हमें एक हॉट ट्रांसपेरेंट की जरूरत थी, लेकिन हमें नहीं मिल रही थी। ऊपर से हमारे पास समय भी बहुत कम था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि आपकी छोटी बहन निम्मी की ब्लड ग्रुप और इस लड़की की ब्लड ग्रुप बिल्कुल शामिल है, तो हुई ना ये लड़की हमारे लिए मददगार साबित। और सबसे बड़ी एक और बात यह भी है बेटा, पिया बानी कोई आम गरीब लड़की नहीं है, उसके नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ये तो करोड़ों की जायदाद की मालकिन है, लेकिन मैंने बड़े ही आराम से उसके सारे प्रॉपर्टी को मेरे नाम करवा लिया है, बस हमें इसकी दिल चाहिए। पिया ने जब ये सुना तो और भी ज्यादा खुश हो गई, या यूं कह लो कि वो खुशी के मारे पागल ही हो गई। अपने पिता के बात सुनकर पिया एकदम खुश होकर कहने लगी, क्या सच में डैड, हमारी निम्मी अब ठीक हो जाएगी? जैसे बानी ये सब सुना उसका दिल धक से रह गया, आंखों में आंसू लिए एक बार फिर से उसको अपने पति याद आने लगी। बार बार याद करने से सात समुंदर उस ओर एक बड़े से आलीशान कमरे बैठा एक इंसान, उसका दिल जोरों शोरों से धड़क रहा था। वो जो अपने काम पर बिना ध्यान लगाए ही अपनी बेचैनी को काबू में करने की कोशिश करते ही जा रहा था। उसको ऐसे करते देख वहां बैठे कुछ बड़े बड़े क्लाइंट थोड़ा हैरान और परेशान लगने लगे। तभी उस इंसान का पीए राघव आकर जल्दी से बैठे इंसान को संभालते हुए कहा, बॉस आप ठीक है, डॉक्टर को बुलाओ। नहीं मैं ठीक हूँ, बैठा हुआ इंसान ने कहा। ये इंसान और कोई नहीं, सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून मिस्टर तेजवीर सिंह था। उसने एक गहरी सांस लेने लगा और राघव एक गिलास पानी पीने के लिए दे दिया। तेजवीर को कुछ याद आता है और जल्दी से राघव से ऑर्डर देते हुए कहता है, राघव जाओ जाकर आपके मैडम इस वक्त क्या कर रही, मुझे इन्फॉर्म करो। तेजवीर की बातें सुनकर राघव भी जल्दी से हाँ में सर हिलाकर कमरे से निकल गया और तेजवीर सबको वहां से जाने के लिए भी कह दिया और अपनी आंखें बंद करके मन में कहा, आई होप तुम ठीक होंगी। दूसरी ओर बानी को अब उसका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उसका हिम्मत का जवाब देने लगी थी। पिया बानी सामने बैठ गई और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, चचा बानी बानी बानी, देखना अनएजुकेटेड होना कितना खतरनाक होता है। तुमने जो एक पेपर्स के ऊपर अपनी छोटी छोटी अक्षरों से साइन की थी ना, वो कौन सी पेपर्स थे बता दूं? चलो आखिरी में बता देते हूँ। अरे भाई तीजे जानना भी जरूरी है। आहा, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो सब छुप कर रखूं, है ना? पता है बानी, वो पेपर तुम्हारी और तेजवीर के डाइवोर्स पेपर थे। और तुझे पता है तुम्हारे पति तुम्हारे नाम पर कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी तेरे नाम कर रखा है। जैसे ही बानी ये सुना तो वो एकदम से चौंक गई और अगले ही पल हैरान हो गई। उसको ऐसा रिएक्शन बनाते देख पिया हंसते हुए बोली, हाँ बानी, तुम्हारे पति तुम्हारे नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रखा था। मजे के बात तो ये था कि वो पेपर तुमने कोई मामूली पेपर समझकर तूने तुम्हारे कमरे एक कोने में रखा हुआ था, एक शोपीस की तरह। थैंक गॉड वो पेपर मेरे हाथ लग गई और अब देखो मैं बन गई करोड़ों की मालकिन। महेश एक शातिर मुस्कान लिए बानी के सामने बैठ गया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बानी बेटा, आखिरी में यौम मरने जा रही हो, वो भी हमारे लिए, तो क्यों ना आखिरी में तुझे एक और सच्चाई बता दूं। पता है ऐसे ही हमें पता चला कि तुम करोड़ों की मालकिन है, तब मैंने तुम्हारी सारी इन्वेस्टिगेशन करवा दिया था। तब हमें पता चला कि तुम अरोड़ा फैमिली की बेटी हो, लेकिन कानून के तौर पर तेरी उम्र 18 साल की होने के बाद ही वो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम होने वाला था। और हुआ भी ऐसा। और तुझे पता है तुम अपने परिवार से कैसे दूर हुई। इतना कहकर वो हंसने लगा और अगले ही पल हंसी को रोक कर कहा, तुम अपनी परिवार से दूर इसलिए हुई कि तुम्हारा फैमिली यानी अरोड़ा फैमिली में भी तुम्हारे दुश्मन थे, जिस वजह से तू 5 साल में ही अपने परिवार से दूर होना पड़ा। बानी ये सब सुनकर वो हैरान ही हो गई। उसकी मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रही थी। आखिर जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उसको उसी के बारे में सच्चाई जो पता चल रही थी। बानी को अपनी ऐसे बेवकूफी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था और पूरे ताकत लगाकर अपनी दंत भींचते हुए गुस्से में बोली,
ये सही नहीं किया आप लोगों ने। देखना मेरे पति तुम सबको नहीं छोड़ेगा। इतना बड़ा धोखा देने का सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगा। बानी की बात सुनकर पिया एकदम से गुस्से में आ गई थी और अगले ही पल वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। उसे ऐसे हंसता हुआ देख बानी बस अपनी दर्द में उसे घूरे जा रही थी। पिया अपने आप को कंट्रोल करके वो तेजी से आगे बढ़कर बानी को अपने पैरों से उसे उसके घाव के ऊपर ही और गहरा घाव देने लगी, जिसे बानी असहनीय दर्द को बर्दाश्त करना नामुमकिन सा हो गया था और अपने हाथों से उसके जबड़े को कसकर पकड़कर दांत भींचते हुए बोली, तू जिंदा रहेगी तब ना तुम्हारे पति को पता चलेगा। हाँ। इतना कहकर वो बानी के चेहरे को एकदम जोर से झटक दिया, जिसे वो बेजान की तरह उसका सिर कीचड़ में दस गया। तभी अचानक से 4-5 डॉक्टर्स का टीम वहां पर आकर पहुंच गए। उन्हें देख मिस्टर महेश कश्यप, पिया और ऋषभ तीनों ने जल्दी आगे बढ़कर उन डॉक्टर से हाथ मिलाने लगे। महेश बानी की ओर देखते हुए कहा, डॉक्टर जल्दी कीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है। इतना कहकर वो डॉक्टर्स भी जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। पहले बानी की सांसें चेक करने लगे। उसकी सांसें बहुत ही धीमी चल रही थी। ये देख सांसें चेक करने वाला डॉक्टर महेश को बताया, मिस्टर कश्यप इस लड़की की सांसें अभी भी चल रही है। ये सुनते ही महेश कुछ कहने से पहले ही पिया बोली, तो क्या हुआ वैसे, अब ये जिंदा कहाँ रहने वाली है, आप बस अपना काम कीजिए। ये सुनते ही सभी डॉक्टर अपना काम करने लगे। बानी को कीचड़ में से उठाकर वही एक हरी घास वाली जगह पर लेटा दिया और बानी को बिना बेहोश किए ही सीधे उसका दिल को निकालने में लग गए। जैसे ही उसका सीने को चीरने लगे वैसे बानी की चीख उस पूरी जंगल में गूंज उठी। उसके साथ ही आसमान में बिजली की तेज आवाज गूंज उठी। तेज रफ्तार मौसम खराब होने लगा। बानी की चीख अभी भी पूरी जंगल में गूंजा रही थी। तभी पिया आकर उसके मुंह पर आपने पैर रखकर बंद कर दिया। बस बानी के वो 2 नीली आंखें ऊपर आसमान को देख रही थी जो काले घने बादल मंडरा रहे थे। जैसे ही उसकी आंखें शांत हुई तेज रफ्तार बारिश भी शुरू हो गई थी। बानी की आंखें अभी भी आसमान की ओर ही थी, वो भी बहुत शांत। अब बानी बहुत शांत हो गई थी। उसकी जान जा चुकी थी। बानी इस दुनिया से जा चुकी थी। एक सफेद रोशनी जो हर तरफ बिखर रही थी, वो जगह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक लड़की जो सफेद कपड़ों में थी, वो बहुत ही ज्यादा उदास और आंखों में आंसू लिए वही एक जगह पर बैठकर रो रही थी। तभी उसके सामने एक दिव्य शक्ति रोशनी उसके सामने आकर रुकी और उस रोशनी में से आवाज आने लगी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? वो लड़की एक पल के लिए तो हैरान हो गई और अगले ही पल वो उदास मन से कहने लगी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इतने बेरहमी से मार दिया? ऐसा क्यों किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ क्या इसलिए मुझे धोखा दिया? या मैं बहुत बुरी हूँ जो मुझे इतना भयानक मौत मिली? लड़की की सवाल सुनकर दिव्या शक्ति रोशनी ने कहा, नहीं तुम बहुत अच्छी हो, रोना नहीं। ये सुनते ही वो लड़की चुप हो जाती है, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। ये बात दिव्य शक्ति रोशनी को पता चल गई और वो रोशनी उस लड़की से कहा, मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ अपनी जिंदगी जीने का, क्या तुम ऐसा चाहोगी? उस रोशनी की बातें सुन लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और अगली ही पल और मायूस हो गई। उसकी मायूस वो दिव्य शक्ति रोशनी को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी कि लड़की के मन के दर्द को लड़की को शांत करते गए दिव्य शक्ति रोशनी कहा, अगर मैं ये कहूं कि तुम एक बार फिर उस पुरानी जिंदगी में जाओ और वहां अपना जीवन जियो। जैसे ही लड़की ने ये सुना उसने तुरंत बोली, नहीं, एक बार फिर ऐसे दर्दनाक मौत नहीं मारनी मुझे। ये सुन दिव्य शक्ति रोशनी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ ऐसी शक्तियां दूंगा कि तुम अपनी जीवन में आई हुई कई सारी मुसीबत को सामना कर सकती हो, साथ ही तुम्हारी जिंदगी भी पिछले जन्म से भी बहुत ज्यादा बेहतर बना सकती हो। शक्तियां? कौन सी शक्तियां? लड़की ने पूछा। मैं तुम्हें वो शक्तियां दूंगा जो धरती पर बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए मददगार साबित होगी और तुम्हें नीचे धरती पर जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये शक्तियों के बारे में किसी को भी मत बताना, वरना मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, दिव्य शक्ति रोशनी ने कहा। वो लड़की ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी और वो जल्दी कहती है, थैंक यू, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? लड़की की बात सुन वो रोशनी को पता चल जाता है लड़की क्या पूछने वाली है, फिर भी रोशनी कहती है, हाँ बिल्कुल पूछो। लड़की थोड़ी हिचकिचाते हुए पूछती है, आप मुझे इतना मदद कर रहे हैं, लेकिन क्यों, और आप है कौन? रोशनी कहती है, मेरा पहला जवाब, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। दूसरा जवाब है, मैं वो हूं जो तुम अपने दिल में बहुत ही ज्यादा आस्था रखती हो। तुम ये समझ लो कि पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला उसका एक छोटा सा अंश हूं।
ये सुनते ही लड़की के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, वो भी धीमी आवाज में, महादेव। दिव्य रोशनी ये सुनकर हंसाने लगती है और कहती है, सच में तुम बहुत मासूम और प्यारी हो। मैं एक दिव्य शक्ति प्रकाश का ऊर्जा हूँ जो महादेव का एक अंश है, और ये भी महादेव का ही आदेश है कि एक मौका प्राप्त किया है आपके लिए। ये सुनते ही वो लड़की के आंखों में आंसू बहने लगा। तभी अचानक से उस रोशनी में से एक आकृति प्रकट होती है। ये देख वो लड़की हैरान हो जाती है। वो आकृति साक्षात महादेव का आकृति थी। आकृति ने कहा, लो मैं आपके सामने प्रकट हो गया। जो तुम मन में सोच रही थी इसको भी मैंने पूरा कर दिया। अब तुम्हें धरती पर जाना चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये सुनकर लड़की खुशी के आंसू लिए कहती है, धन्यवाद महादेव। तभी अचानक से हर तरफ एक तेज रफ्तार सफेद रोशनी बिखर गई। उसी समय एक कमरे में दो जोड़ी आंखें धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल रही थी। जैसे ही वो आंखें पूरी तरह से खोली तो सूरज की किरणें उस छोटी से खिड़की से कमरे के अंदर आ रही थी। उस लड़की के नीली आंखें पूरे कमरे को बड़े ही ध्यान से देखने लगी। वो एक छोटा सा कमरा था और एक छोटी सी खिड़की। उस कमरे में ज्यादा चीजें तो नहीं थी, लेकिन नाम के वास्ते एक छोटा सा टेबल, एक चेयर, एक सिंगल बेड और एक पुराना 5 इंच का टूटा फूटा अलमारी जो कोने में रखे हुए थे। वो लड़की पहले जल्दी से अपनी बेड से उठकर पहले आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। आईने में अपना अक्ष देखकर वो एकदम से हैरान हो गई। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि बानी ही थी। बानी उस छोटे से कमरे को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। तभी उसकी दिमाग की बत्ती जली। उसको ये समझते देर नहीं लगी कि ये वही कमरा है जो 10 साल से रहती आ रही है। बानी को एहसास हुआ कि इस वक्त वो मिस्टर कश्यप के घर में रह रही है। बानी जब 5 साल की थी तभी वो इस घर में आई थी। वो भी मिस्टर महेश कश्यप के माँ यानी पिया की दादी मिसेस गायत्री कश्यप बानी को लेकर आई थी। तब पिया बस 3 साल की थी, वही पिया की छोटी बहन निम्मी बस 1.5 साल की थी। जब गायत्री बानी को अपनी घर लेकर आई थी तब महेश कश्यप और उसकी पत्नी मिसेस रूपाली कश्यप को अच्छा नहीं लगा था। सबसे ज्यादा गुस्से में तो पिया की माँ रूपाली ही थी। ऐसा नहीं था कि महेश कश्यप के पैसों से गरीब था जो खाना पीना बहुत मुश्किल से चलता हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मिस्टर कश्यप का परिवार भी अच्छा खासा अमीरों घर वालों में से एक था। मिस्टर कश्यप का एक रियल एस्टेट का बिजनेस था और अच्छा खासा प्रॉफिट में भी था। लेकिन बानी को जब घर लेकर आए थे, रूपाली के मन में बानी के लिए नफरत पैदा हो गई थी, लेकिन अपनी सास के वजह से चुप रहा करती थी। बानी ने जाकर पहले एक छोटी सी यानी मिनी कैलेंडर में जाकर तारीख को देखती है तो उसके आंखों में चमक आ जाती है और मन में कहने लगती है, अरे वाह, मैं तो 10 साल पीछे आ गई हूँ, यानी मैं अभी भी 13 साल की हूँ। उसके मन में खुशी का ठिकान ही नहीं रहा और अगले ही पल उसके चेहरे पर उदास, निराशा और दुख उसके चेहरे पर साफ दिखने लगे, क्योंकि उसे याद आता है कल वही दिन था जो उनके दादी गायत्री की देह संस्कार किए गए थे। कल ही उनके दादी उन सबको छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कर दिया था। जैसे ही बानी को ये सब याद आने लगती है तो बहुत ज्यादा ही मायूस हो गई, क्योंकि बानी को अच्छे से याद थी कि बानी जब से कश्यप के परिवार में आई थी तब से लेकर आज तक, या यूं कह लो कल तक, कोई उससे प्यार करता था तो वो थी दादी गायत्री। वो अकेली इंसान थी जो बानी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन कल ही उनका निधन हो गया था। ये सोचते हुए बानी बहुत ज्यादा निराशा हो गई और उसके आंखों में आंसू आने लगी। तभी उसके कानों में कमरे की दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। इतनी जोर से आवाज आने से बानी को समझते देर नहीं लगी कि दरवाजा पीटने वाला यानी खटखटाने वाला इंसान बहुत गुस्से में है। बानी जाकर धीरे से जाकर कमरे का दरवाजा खोलती है तो सामने देखती है, सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि मिसेस कश्यप यानी रूपाली कश्यप थी। रूपाली बानी को देखकर गुस्से में लाल पीला होती जा रही थी और गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए बोली, बानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी तक सोने की? कल तो बहुत ही नाटक कर रही थी बेहोश होने का, और अभी भी नाटक करना चाहती हो। गलती से भी मेरे सामने नाटक करने की हिम्मत भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रूपाली के मुंह से ये सब सुनकर बानी को याद आता है कि कल दादी की अंतिम दर्शन करने के लिए जब दादी के पास गई थी वो अचानक से बेहोश हो गई थी, और कितना भी उसे होश में लाने की कोशिश किए थे लेकिन बानी होश में ही नहीं आई थी। इसलिए उसे नौकरों को कहकर उसे कमरे लाकर बेड पर लेटा दिया था। जैसे ही बानी को ये सब याद आया वो और भी ज्यादा उदास हो गई, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से उसका हालत बिगड़ गई थी, लेकिन किसी ने भी डॉक्टर को नहीं बुलाया था। आखिरी में उसको 1 महीने तक बुखार हो गया था। जैसे तैसे करके वो थोड़ा ठीक भी हो गई थी। कहते हैं ना, अगर हमारे साथ कोई नहीं रहा तो भगवान हमेशा रहता है। कुछ ऐसा ही बानी के साथ हुआ था। बानी एक खास बात ये थी, वो भगवान महादेव को बहुत मानती थी।
सब कुछ अपना परिवार, दोस्त। आज उसे एहसास होता है कि आज एक बार फिर जीने का मौका मिला है तो अच्छे से जिएगी, साथ ही बदला भी। मेरे महादेव ने जो मौका दिया है वो मैं अच्छे से उपयोग करूंगी। बानी ये सब अनी मन में ये सब सोचे ही जा रही थी। तभी बानी की कानों में एक बार फिर जोर से चिल्लाकर बात कर रही रूपाली की आवाज आई। ओह महारानी, अब क्या मैं तुम्हारी आरती करूं? चलो जाकर काम करो, काम बहुत है। वैसे 2-3 घंटों में मेहमान आना शुरू हो जाएगा, चलो जल्दी। इतना कहकर वो बानी घूरते हुए वहां से चली गई। आज कुछ गेस्ट आने वाले थे जो कल गायत्री के अंतिम दर्शन के लिए नहीं आए थे, वो आज आने वाले थे कुछ सिंपैथी देने के लिए। बानी चुपचाप अपने कमरे आकर एक चेयर पर बैठ गई और कुछ गहरी सोच में डूब गई। वही रूपाली गुस्से में तमतमाती नीचे हाल में आ गई। उसे इतना गुस्से में देखकर मिस्टर कश्यप ने पूछा, क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों हो? अपनी पति के बात सुनकर थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, गुस्सा? आपको तो पता ही है मुझे इस लड़की से बहुत ही ज्यादा चिढ़ होती है, और गुस्सा इतना आता है कि एक पल के लिए ये सोचती हूँ कि उसका खून कर दूं। जैसे महेश ने ये सुना वो थोड़ा सीरियस होकर कहा, ये क्या बोले जा रही हो? भूलो मत कि माँ ने उसे इस घर में लेकर आई है, और वैसे भी तो उससे दूर ही रहो ना, क्यों खामखा उस लड़की के लिए परेशान होती रहती हो? महेश की बात सुनकर उसकी 11 साल की बेटी पिया कहती है, मॉम आप बेवजह ही गुस्सा करती रहती हो। वैसे वो इस घर में एक नौकरानी है, घर का सारा काम करती है, हम जो कहते हैं वो सब वो करती रहती है। इतनी बड़ी बेवकूफ और गंवार लड़की के लिए आप परेशान ना होइए। अपनी बेटी की बात सुनकर रूपाली को थोड़ा सुकून होता है और अपनी दोनों बेटी और पति के साथ नाश्ता करने लगती है। उन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था जैसे कल ही उनके लिए कोई दुख का दिन था। बड़े ही आराम से वे सभी नाश्ता करने में लगे हुए थे। वही एक कोने में खड़ी बानी ये सब बातें सुन रही थी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। तभी उसे याद आता है कि अरे आज से ही तो उसकी जिंदगी और भी ज्यादा बदतर हो गई थी। खाना पानी ठीक से मिलना भी मुश्किल हो गया था। अब बानी पहले की तरह कमजोर पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए अब पहले से भी ज्यादा एक स्ट्रांग लड़की बनेगी। इतना कहकर वो अपना काम करने में लग गई। अगले दिन सुबह बानी जल्दी से उठकर तैयार हो गई। पहले महादेव का पूजा किया, फिर अपना डेली रूटीन में जड़ गई। पहले सुबह का नाश्ता बनाकर उसके हिस्से का काम खत्म करके वो फ्री हो गई। आज बानी रोज की तरह मासूम और शांत लग रही थी। उसने एक येलो कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। ये ड्रेस उसके घुटनों के थोड़ा नीचे तक आ रही थी। इस कपड़ों में भी वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। वैसे वो जो भी कपड़े पहनती थी वे सब कपड़े बहुत ही सस्ती एक सस्ते बाजार से खरीद कर लाकर देते थे, लेकिन बानी इसमें भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी। उसको इतना सस्ते कपड़े दिलवाना रूपाली महेश का ही चाल रहता था, लेकिन गायत्री को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। लेकिन बानी की मुस्कुराता चेहरा देखकर वो भी खुश हो जाती थी। लेकिन अब बानी पहले की तरह रह रही है, लेकिन फर्क इतना था कि वो पहले की तरह मुस्कुरा नहीं रही थी। वो बहुत ही शांत में रहने लगी। वैसे महेश और रूपाली को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब लोगों को भी नहीं पता कि अब बानी को भी कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। वैसे बानी चाहो तो घर छोड़कर जा सकती थी, लेकिन अब वो दिन नहीं आया था, और ऊपर से उसने अपनी दादी यानी गायत्री से जो वक्त बिताए थी वो सभी यादें इस घर से झड़ी हुई थी, जिस वजह से वो और कुछ साल तक इसी घर में रहने वाली थी। रूपाली सीढ़ियों से उतरती हुई एक नौकर से कहती है, दासू जल्दी से नाश्ता लगाओ, आज पिया को स्कूल जाने में देर ना हो जाए। आज पहला दिन भी है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी आज पहला दिन ही वो लेट हो जाए। और वैसे वो गवार कहाँ है? उसको बोलो कि जल्दी से पिया के लिए ऑरेंज जूस बनक ले आए। वो इतना ही कहा था कि तभी कीटाचे में से बानी सारा नाश्ता और पिया के लिए जूस लेकर आ गई और टेबल पर सर्व करने लगी। रूपाली ये देखकर कुछ नहीं बोलती, सीधे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। उसी समय रूपाली की छोटी बेटी निम्मी भी आकर उसके माँ के बगल में बैठ जाती है। उसे देख रूपाली बड़े ही प्यार से कहती है, निम्मी मेरे सोना, रात को अच्छे से नींद आई ना? कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? ये सुनकर निम्मी बड़े ही आराम से एक सलाद पीस उठाते हुए कहती है, हाँ मॉम, कल रात मेरी नींद बहुत ही अच्छे से हुई है। और एक नाजा बानी पर डालती है और अपना हेल्थी फूड खाने लगती है। वैसे सब जानते थे कि निम्मी को हॉट प्रॉब्लम है, इसलिए उसका बहुत ज्यादा खाने पीने की ध्यान रखते थे, और उसका समय पर ठीक से खाना होना भी जरूरी था, जिस वजह से वो किसी का भी इंतजार नहीं करती थी। रूपाली उसको मन भी नहीं करती थी। सबको भी पता था कोई भी इंसान निम्मी को कोई रोक टोक या रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं समझते थे। वैसे सिस्टमेटिकली रहना निम्मी और पिया दोनों ही एक से बढ़कर एक थी वो, जिस वजह से महेश और रूपाली दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे अपने बच्चों से।
हाँ, निम्मी के हेल्थ को लेकर भी चिंतित तो थे, लेकिन उतना ही अपने दोनों बेटियों से भी खुश थे। वही बानी चुपचाप टेबल के कोने में खड़ी होकर उनके बातों को सुन रही थी। ये सब सुनकर बानी को बहुत तेज गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उन सब के लिए नफरत भी हो रही थी। कैसे इन लोगों ने उसका बेदर्दी से उसका सीना चिरकर दिल निकल दिया था, कैसे उसको बेरहमी से मार दिया था। इन सब यादों में बानी गुम थी। एक बार फिर से रूपाली की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, ये गंवार लड़की, वही खड़ी होकर क्या कर रही हो? यहाँ आकर जल्दी पिया के प्लेट में नाश्ता परसो। जैसे ही बानी ये सुना तो उसने पिया की तरफ देखा, जो उसे ही नफरत से घूरे जा रही थी। आज वो स्कूल के यूनिफॉर्म में थी। उस यूनिफॉर्म को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पिया सबसे बड़ी स्कूल में पढ़ती हो। बानी पिछले जन्म में बहुत ही नासमझ थी। इसका कारण था कि वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। सबसे बड़ा कारण ये भी था कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, जिस वजह से पिया की स्कूल यूनिफॉर्म पर जो बैच पर नाम था उसको भी पढ़ना नहीं आता था। हिंदी ही बड़े मुश्किल से पढ़ पाती थी, लेकिन इंग्लिश, ये तो दूर की बात थी। रूपाली एक बार फिर से जोर से छिलने लगी। घटिया लड़की, वहां खड़ी होकर क्या सपने देख रही हो तुम? जल्दी से नाश्ता परसो। बानी जैसे ही ये सुना तो वो तुरंत आकर पिया के प्लेट में नाश्ता परोसने लगी। सबका नाश्ता होने के बाद बानी अपनी प्लेट में थोड़ा नाश्ता ले जाकर अपने कमरे बैठकर नाश्ता करने लगी। वे सभी तो नाश्ता करके अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। बानी हमेशा नाश्ता हो या लंच या डिनर हमेशा अपनी कमरे में ही बैठकर किया करती थी। आज भी बानी अपने कमरे में बैठकर नाश्ता करते हुए आगे के बारे में सोचे जा रही थी। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। भगवान उसको एक मौका तो दिया था, साथ ही कुछ शक्तियां भी, लेकिन वो शक्तियां क्या थी अभी तक उसे पता नहीं था। ये सोचा कर वो जल्दी से नाश्ता करके पहले शक्तियों के बारे में पता लगाने के बारे में सोचने लगी। जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और वो एक गहरी सांस लेकर भगवान महादेव को याद करने लगी। हे भगवान, प्लीज मुझे रास्ता दिखाएं, आगे क्या करना है, और सबसे पहली बात, भगवान आपकी दी गई शक्ति के बारे पता चल जाए। इतना कहकर वो शांत से खड़ी हो गई और धीरे धीरे पूरे कमरे को देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। ये देख एक गहरी सांस छोड़ते हुए जाकर बेड पर बैठ गई। अपनी हाथों की उंगलियों से माथे को बेपरवाह से खुजाने लगी। तभी उसे याद आता है, उसने नाश्ता तो किया था लेकिन पानी पीना ही भूल गई थी। ये सोचकर वो अपनी हाथों में पानी की गिलास उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक से उसके हाथों में गिलास के पानी आ जाती है। ये देख बानी को यकीन ही नहीं होता। वो बार बार अपनी एक हाथों से आंखों को मसलने लगती है। क्या ये सच है या सपना? ये सोचकर एक बार फिर वही प्रैक्टिकल करती है, लेकिन इस बार वो पानी की गिलास उसके हाथ में नहीं आई। ये देख एक बड़ी से आह भरी और मन में ही बुदबुदाने लगी, शायद वो मेरा भ्रम होगा। बानी अपने कमरे में बैठकर कुछ सोचे जा रही थी। वो अपनी इस नई जिंदगी के कुछ करना था। पहले की तरह बेवकूफ, गंवार नहीं रहना चाहती थी। पहले वो भी स्कूल जाने का फैसला करती है, लेकिन कैसे ये उसे नहीं पता। इसलिए वो पहले घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी था। वो पहले अपने कपड़े को ठीक करके घर से बाहर निकल गई, लेकिन बाहर जाने से पहले एक बार हर तरफ एक नजर दौड़ाई। उसे कंफर्म हुआ कि इस वक्त कोई नहीं है। वो जल्दी से बड़े से गेट से निकल गई। रास्ते पर पैदल ही चली जा रही थी। उसे अपना कहने वाला कोई नहीं था और नहीं कोई दोस्त, इसलिए उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। इन सब ख्यालों में बानी चुपचाप चलते हुए जा रही थी कि तभी उसके कानों में एक औरत झगड़ा करने की आवाज आने लगी। जैसे ही बानी उस तरफ मुड़ कर देखा तो पाया एक 40-45 बीच उम्र की एक औरत एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से उसे पीटे जा रही थी। ये देख बानी को बहुत ही बुरा लगा। उसने देखा कि रो रही लड़की बानी की ही उम्र की होगी। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। उसे देख ऐसा लग रहा था उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो लड़की बार बार उस औरत से विनती कर रही थी ताकि उसे छोड़ दे, लेकिन वो औरत नहीं छोड़ रही थी। औरत कहती है, तुझे यहाँ पुकट में खाना खिलाने के लिए नहीं रखा है। पहले काम करो, फिर तुझे खाने को कुछ मिलेगा, वरना आज भी तो भूखी सो जाओ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? जा जल्दी काम को खत्म कर ले। इतना कहकर वो औरत वहां से जाने के लिए मुड़ी तो वो लड़की जल्दी से उस औरत का पैर पकड़कर उसे गिड़गिड़ाते हुए बोली, चाची प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। प्लीज चाची कुछ खाने के लिए दे दीजिए। उस लड़की को भूख से ऐसे तड़पता और रिक्वेस्ट करता देख बानी को बहुत ही ज्यादा बुरा और दिल में दर्द होने लगा। हल्की सी उसके आंखों में आंसू आ गए। वो औरत गुस्से में दांत बींचते हुए उसे पैर से धक्का देकर चिल्लाकर बोली, पहले काम बाद में खाना। इतना कहकर वो वहां से गुस्से में पैर पटक कर चली गई।
वो लड़की जो उस औरत ने पैर से धक्का देने के वजह से वही बाहर जमीन पर गिरी पड़ी थी, वो उसी ही हालत में पड़ी रही। कुछ देर तक वो लड़की ऐसे ही बेहाल पड़ने के वजह से अब बानी को भी रहा नहीं गया और वो जल्दी से जाकर उस लड़की को उठाने में मदद करने लगी। वो लड़की भी बानी की मदद से उठकर बैठ गई। वो लड़की अपनी लाल आंखों से बानी को ही देखने लगी। बानी को एहसास हुआ कि उस लड़की को बहुत तेज बुखार है। ये देख बानी तुरंत उस लड़की से पूछा, तुम ठीक हो? वो लड़की बस हाँ में सिर हिलाया। बानी पहले यहाँ वन्हा देखा तो एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए एक जगह था। उस लड़की को सहारा देते हुए उस पेड़ के नीचे ले जाकर बिठा दिया और बानी भी उसके सामने बैठकर उसे बात करने की कोशिश करने लगी। तुम ठीक हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? बानी ने कहा तो वो लड़की बोली, मैं ठीक हूँ, मेरा नाम शालिनी है। ओह, मेरा नाम बानी है। वैसे वो औरत कौन थी? बानी ने पूछा तो शालिनी कुछ कहने से पहले अपनी सूखी हुई होठ अपनी जीभ से थोड़ा गिला किया, फिर कहा, वो मेरी चाची है, मैं अपने चाची के घर में रहती हूँ। उसकी बात सुनकर बानी कुछ नहीं कहती। उसको भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आगे क्या बात करे। बानी को शालिनी की हालत पर बहुत बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शालिनी को कैसे मदद करे। वो इतना ही सोच रही थी तभी उसकी नज़र रोड के दूसरी ओर एक इंसान सबको खाने के लिए कुछ बांट रहा था। जैसे ही बानी ने ये देखा तो जल्दी से जाकर उस भीड़ में मिल गई ताकि उसे भी कुछ खाने के लिए मिल जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो आदमी गरीबी लोगों को खाने के लिए खाना बांटते हुए बानी को भी खाना दे दिया। ये देख बानी बहुत ही ज्यादा खुश हुई और वो खाना लेकर शालिनी के पास आ गई। शालिनी ने देखा कि बानी के हाथ में कुछ खाना है। ये देखकर वो बानी को ही देखे जा रही थी। बानी ने जल्दी से उसे खाना खाने का इशारा किया तो उसके आंखों में आंसू आ गए। ये देख बानी बोली, अरे रो मत प्लीज, जल्दी से ये खाना खा लो, थोड़ा आराम मिलेगा तुझे। बानी की बात सुन शालिनी जल्दी जल्दी से वो खाना खाने लगी। उसे ऐसे खाता देख बानी को बुरा भी लग रहा था और अच्छा भी। उसने पिछले जन्म में भी ऐसे ही जरूरतमंद को मदद किया करती थी, इससे अच्छा और सुकून भी मिलता था। लेकिन उसने पिछले जन्म में शालिनी से नहीं मिल पाई थी। कारण बस इतना ही था कि बानी आज का दिन ऐसे घर से कभी भी नहीं निकली थी। वो तो दादी के साथ मंदिर जाते वक्त ही घर से बाहर निकलती थी और वही एक समय होता था कुछ जरूरतमंद को मदद करना। लेकिन इस जन्म में वो कुछ ठान कर ही बाहर निकली थी, वो भी अकेली। बानी ने देखा कि शालिनी खाना खा चुकी है तो वो वही थोड़ी दूरी पर गवर्नमेंट नल से थोड़ा पानी लाकर शालिनी को पीने के लिए दे दिया। शालिनी पानी पीकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शालिनी बानी को देखते हुए बोली, थैंक यू बानी मेरी मदद करने के लिए। ये सुनकर बानी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं शालिनी, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है, वैसे तुम अपनी पेरेंट्स के साथ नहीं रहती हो क्या? उसकी बात सुनकर शालिनी थोड़ी उदास मन से कहती है, नहीं मेरी पेरेंट्स नहीं है, मैं जब बहुत छोटी थी तब उनके मौत हो गई है, तब से मैं इन्हीं लोगों के साथ रहती हूँ। ये सुनकर बानी कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच शांति का माहौल बन गया और अगले ही पल शालिनी ने बानी की ओर देखते हुए बोली, तुम क्या करती हो और कहाँ रहती हो? शायद तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहती होगी ना? शालिनी की बात सुनकर बानी एक फीकी मुस्कान देते हुए बोली, नहीं, मेरा भी हाल कुछ तुम्हारी ही तरह है। ये सुनकर शालिनी समझ जाती है कि बानी की लाइफ भी बहुत बुरा है। अच्छा तुम स्कूल तो जाती होगी ना? शालिनी ने पूछा तो बानी ये सुनकर खामोश हो गई और अगले ही पल खामोशी को तोड़ते हुए बोली, नहीं मैं स्कूल नहीं जाती, लेकिन जाने का मन बहुत होता है। शालिनी बानी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली, देखो बानी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी कैसी है, वैसे मेरी जिंदगी कैसे चल रही है आज तो तुमने तो देख ही लिया है, इसलिए आज से तुम मुझे अपनी दोस्त मान सकती हो। ये सुनकर बानी की चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये देख शालिनी भी मुस्कुराने लगी। बानी और शालिनी दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। शालिनी को एहसास होता है कि शाम होने को आया है। शालिनी जल्दी से बानी को कहती है, अरे बानी देखो समय कैसी निकल गया, पता ही नहीं चला, और मुझे रात के समय पढ़ाई करने से हॉल भी जाना, लेकिन उससे पहले मुझे घर का सारा काम खत्म करके जाना होगा। ये सुन बानी की आंखें चमक आ गई और वो तुरंत पूछती है, नाइट स्कूल? हाँ, मैं रात में पढ़ाई करने नाइट स्कूल जाती हूँ। वहाँ पर गरीब बच्चे भी पढ़ने आते हैं और दूसरे बच्चे भी आते, जैसे कि डे वक्त जॉब करके नाइट में पढ़ाई करने वाले भी होते हैं। शालिनी नाइट स्कूल के बारे में सब बताया। ये सुनकर बानी बहुत ज्यादा खुश हो गई और शालिनी से कहा, शालिनी क्या मैं नाइट स्कूल में पढ़ाई करने आती हूँ? ये सुनकर शालिनी थोड़ी हैरान हुई और अगले ही पल वो खुशी से कहने लगी, क्यों नहीं बानी, जरूर पढ़ सकती हो, उससे पहले एडमिशन लेना होगा, इसके लिए ज्यादा परेशान मत हो, वो भी बड़े आराम से हो जाएगा।
एडमिशन की बात सुन बानी थोड़ी उदास हो जाती है। उसे ऐसे उदास देखकर शालिनी जल्दी से पूछती है, क्या हुआ? बानी शालिनी को देखते हुए उदास मन से कहती है, एडमिशन, इसके लिए मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये सुनकर शालिनी कुछ पल के लिए सोचती है और अगले ही पल बानी को कहती है, तुम चिंता मत करो, वो सब मुझ पर छोड़ दो, तुम आज रात 11 बजे आ जाना, ठीक है? शालिनी की बात सुनकर खुशी से हाँ में सिर हिलाने लगती है। वे दोनों बातें करके अपने अपने रास्ते चली गई। आज बानी सच में बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो जल्दी से अपने कमरे आकर पहले नहाने चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर नीचे किचन की ओर चली गई और अपना काम करने लगी। रात डिनर का टाइम भी हो गया था। महेश, रूपाली, पिया और निम्मी चारों आकर बैठ गई। रोज की तरह बानी उन लोगों का खाना परोसने लगी। आज बानी बहुत ज्यादा खुश थी। जल्दी से उन सबको खाना परोसने के बाद उसी जगह पर जाकर खड़ी हो गई। वैसे तो बानी पहले सबके साथ बैठकर खाना खाती थी। इसका कारण था गायत्री जी। जब गायत्री जी सामने होती थी तो रूपाली कुछ नहीं कहती थी, जिस वजह से बानी आराम से गायत्री के साथ बैठकर खाना खाया करती थी। लेकिन एक दिन गायत्री जी का तबीयत बहुत ही खराब होने लगा, जिस वजह से उसका खाना कमरे में ही ले जाकर दिया करते थे। बानी को ये सब देखकर बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। जब तक गायत्री जी थी तब तक रूपाली बानी को इमोशनल ब्लैकमेल किया करती थी, जिस वजह से बानी दादी गायत्री जी के सामने कुछ नहीं कहती थी और बानी भी दादी गायत्री को कोई भी बात से उन्हें परेशान नहीं करती थी। 1 साल से वो सबका खाना होने के बाद आखिरी में वो खाना खाया करती थी। सबका डिनर होने के बाद बानी जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके अपने कमरे में चली गई। बाकी लोग भी अपने अपने कमरे में चले गए थे। रात के 10:30 बज रहे थे और वो जल्दी से तैयार होकर पीछे की दरवाजे से निकल गई। वैसे बानी की कमरा एक छोटा सा स्टोर रूम था, जो कि किचन के दाहिने की ओर एक कॉर्नर पर आता था, जिस वजह से बानी को बाहर जाने में बहुत ही आसान का काम बन गया था। ठीक 15 मिनट के बाद बानी शालिनी के घर के सामने थी। उसने देखा कि शालिनी भी उनके घर के पिछले दरवाजे से आ रही है। ये देख उसे बहुत ही खुशी हुई और आज वो पढ़ने जा रही थी। यही सोचकर वो और भी ज्यादा उत्सुक थी। जैसे ही शालिनी की नजर भी बानी पर पड़ी, उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो दोनों साथ अपनी नाइट स्कूल की तरफ निकल पड़ी। ठीक 20 मिनट पैदल चलने के बाद एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। वो बिल्डिंग दिखने में बहुत ही पुराना दिख रहा था और उस बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े अक्षर में स्कूल का नाम लिखा हुआ था, स्टॉस शैन स्कूल। ये स्कूल मुंबई में नाइट स्कूल नाम से बहुत ही फेमस था। हालांकि कोई भी स्टूडेंट नाइट में पढ़ाई करना नहीं चाहते थे, खास करके अमीर बच्चे। लेकिन मुंबई में कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो मजबूरी में काम तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई करना नामुमकिन सा हो गया था, जिस वजह से स्टॉस शैन नाइट स्कूल स्टार्ट किया था, ताकि बच्चे और बाकी स्टूडेंट कुछ घंटे तक पढ़ सके और उनका भविष्य खराब ना हो। शालिनी बानी को लेकर बिल्डिंग के अंदर चली गई। उसने पहले स्कूल के ऑफिस में ले गई। ऑफिस में एक 30 साल का एक आदमी बैठा हुआ था और एक रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। शालिनी बानी को लेकर अंदर उस आदमी के पास चली गई। दीपक सर, शालिनी ने धीरे से पुकारा तो वो आदमी, जिनका नाम दीपक था, उसने अपना गर्दन ऊपर करके सामने खड़ी लड़की को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शालिनी बोलो, क्या बात है? शालिनी बानी को आगे लाते हुई बोली, दीपक सर, ये मेरी फ्रेंड बानी है, इसका एडमिशन करवाना है। ये सुन दीपक मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम लोग डॉक्यूमेंट्स ले आए हो ना? ये सुन शालिनी बोली, दीपक सर वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड्स के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये सुन दीपक कुछ नहीं बोला। दोनों पर एक नजर डाली, फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो शालिनी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। नहीं तो पास्ट में कहीं ना कहीं पड़ी होगी, वहां KLC तो रही होगी ना, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। दीपक की बात सुनकर शालिनी और बानी चुप हो गई। उन दोनों की चुप्पी देख दीपक आह बारते हुए कहा, खैर ये तो होगा ना एड्रेस प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ तो। ये सुन बानी हाँ में सिर हिलती हुए कहती है, जी सर, मेरे पास एड्रेस प्रूफ के लिए ये है। बानी अपना आधार कार्ड देते हुए कहती है। दीपक जल्दी से उसके हाथ से एड्रेस प्रूफ लेकर रजिस्टर में इंफॉर्मेशन लिखने लगा। दीपक अपना काम करते हुए कहता है, मैं एक एडमिशन फॉर्म बनाकर देता हूं, आप लोग फॉर्म फिल करके मुझे दे दो और एक बर्थ सर्टिफिकेट बना देता हूं, जो कि आगे फ्यूचर में हाई स्टडी के लिए एडमिशन ले सको, ठीक है? ये सुन बानी और शालिनी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी कहीं गायब हो गई। दीपक अपना काम करते हुए कहता है, मैं एक एडमिशन फॉर्म बनाकर देता हूं, आप लोग फॉर्म फिल करके मुझे दे दो
और एक बर्थ सर्टिफिकेट बना देता हूँ, जो कि आगे फ्यूचर में हाई स्टडी के लिए एडमिशन ले सको, ठीक है। ये सुन बानी और शालिनी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी कहीं गायब हो गई। दीपक ने कहा, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी बनाकर दे देता हूँ, वो सब डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास रहेगा तो फ्यूचर में कोई भी परेशान नहीं रहेगी, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट के साइन होना बहुत जरूरी है। एक बार उनका साइन मिल गया तो और भी ज्यादा बिना कोई परेशान के आगे भविष्य में आपके हाई स्टडी कंप्लीट कर सकोगी। ये सुनकर बानी और शालिनी दोनों खुश तो थे, लेकिन उतना ही परेशान भी। उन्हें नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने के लिए प्रेसिडेंट से कैसे मिले। इन सब में बानी सोची रही थी कि दीपक आगे कहा, मैं एक लेटर टाइप करके देता हूँ और उसे डॉक्यूमेंट्स के ले जाकर साइन करवा लेना। बानी दीपक से पूछती है, सर हमें प्रेसिडेंट कहाँ मिलेंगे? हालांकि बानी को प्रेसिडेंट से मिलने से बहुत डर लग रहा था, फिर भी अपनी पढ़ाई के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। पिछले जन्म में बहुत ही ज्यादा डरपोक, कमजोर होने के वजह से ही वो कभी आगे नहीं बढ़ पाई थी। दीपक बानी की बात सुन जवाब देता है, पहले मैं एक मेल करता हूँ अपॉइंट के लिए, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से अप्रूवल मिल गया तो तुम वहां जाकर साइन करवा के ला सकती हो। दीपक की बात सुन बानी और शालिनी दोनों ही राहत की सांस लेकर क्लास में जाने के लिए मुड़ी, तभी एक बार दीपक की आवाज आए, वेट। बानी और शालिनी दोनों पीछे मुड़कर देखा तो दीपक कुछ बुक्स निकलते हुए कहता है, स्टडी के लिए बुक्स तो ले जाओ, क्या ये नहीं चाहिए आपको? ये देख दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिना देरी किए बानी जल्दी जाकर दीपक हाथ से वो बुक्स ले लिया। ये देख बानी की आंखों में नमी उतर आई और एक नजर दीपक की ओर देखकर बोली, थैंक यू दीपक सर। दीपक भी बानी को बड़े ही ध्यान से उसे देखे जा रहा था। बानी को देखकर उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। कहीं ना कहीं दीपक भी बानी की हालत समझ चुका था। उसे हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर कोई भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हो, मेरे से जितना भी बन से मैं आपकी मदद कर दूंगा, ठीक है? अब जाओ जाकर पढ़ाई करो, ठीक है? बानी और शालिनी खुशी से चहकते हुए अपनी क्लास में आ गई। क्लास में और भी उनके ही उम्र के स्टूडेंट पहले से ही बैठे हुए थे। उन दोनों को क्लास के अंदर आते देख बाकी के स्टूडेंट भी उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। वो दोनों लड़कियां एक जगह पर आकर बैठ गई। बानी किसी की ओर बिना देखे ही अपना बुक्स को खोलकर उसे देखने लगी। बड़े ही गौर से उसमें लिखे अक्षरों को देखने लगी। तभी उसकी आंखें हल्की सी चमकने लगी। हालांकि उसके आंखों में आई चमक किसी ने भी नहीं देखा था, क्योंकि बानी अपनी सिर नीचे करके नजरों को बुक्स में गड़ाए ही देख रही थी, जिस वजह से किसी को पता नहीं चला। बानी बिना रुकावट के ही वो हर एक चैप्टर पढ़ते ही जा रही थी। तभी क्लास में एक टीचर आए। उन्हें देख सब स्टूडेंट अपनी टीचर को बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ गुड इवनिंग मैम बोलकर फिर से अपनी जगह पर बैठ गए। बानी और शालिनी दोनों अपनी जगह पर बैठकर अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दिया। शालिनी धीरे से बानी को बताती है, बानी ये म्याम कोमल है, हमें हिस्ट्री पढ़ती है। बानी बस हाँ में सिर हिला दिया। टीचर कोमल को बानी के बारे में भी पता चल गया था कि आज एक नई स्टूडेंट ज्वाइन हुई है, इसलिए उसने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना लेक्चर शुरू करने लगी। बानी बड़े ही ध्यान से सभी लेक्चर को सुना पढ़ा। इसी बीच कब सुबह के 4 बजे गए पता ही नहीं चला। सभी क्लास सुबह के 5 बजे ही खत्म होती थी। बानी शालिनी के साथ वापस अपना घर जाने के लिए क्लास से बाहर जाने लगी। तभी पीछे से दीपक की आवाज आई, बानी वेट। बानी रुककर पीछे मुड़ी तो दीपक एक स्माइल के साथ उन्हीं की तरफ आ रहा था। जी सर, बानी अपनी प्यारी सी आवाज बोली। दीपक खुश होते हुए कहा, ये लो अपॉइंट लेटर, कल दोपहर इस एड्रेस पर जाकर हमारे प्रेसिडेंट से साइन करवा लो। उन्होंने कल तुमसे मिलने के लिए भी हाँ कह दिया, इसलिए बिना देरी किए ही जल्दी जाना, ठीक दोपहर 1 बजे। ठीक है। ये सुनकर बानी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दी और वहां से चली गई। ठीक 4:30 बजे बानी अपनी कमरे आगे थी। बानी के पास और 2 घंटे उसके पास समय भी था, तो उसने जल्दी से बेड आकर सो गई। तकरीबन सुबह 6:30 बजे उठकर और जल्दी से नहाकर घर का सारा काम करने में जुट गई, क्योंकि आज उसे प्रेसिडेंट से मिलने जाना भी तो था। सारा काम खत्म करने में सुबह के 8 बज चुके थे। रूपाली डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ता करने के लिए बैठ गई, साथ बाकी सभी भी आकर बैठ गई। पिया जो कि बड़े ही आराम से नाश्ता कर रही थी, उसने रूपाली तरफ देखते हुए बोली, मॉम मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, लेकिन 1 हफ्ते से उसे वॉश ही नहीं की है। क्यों मॉम, हमारे घर में नौकरों की कमी हो गई है या फिर काम बहुत हो गई है? अपनी बेटी की बात सुनकर रूपाली गुस्से में बानी की ओर देखने लगी।
ये देख बानी पहले थोड़ी सी डर गई और अगले ही पल अपने आप को शांत करके रूपाली को देखने लगी। रूपाली दंत भींचते हुए बोली, बानी, गंवार लड़की, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने पिया के कपड़े नहीं धोया है? आखिर दिन भर क्या करती हो? उसकी बात सुन बानी चुप रहती है, क्योंकि उसे पिछले जन्म में हुई इंसिडेंट याद आ जाता है। ये वही दिन था जो पिया उस पर चोरी की आरोप लगाई थी, और बानी बार बार गिड़गिड़ाने पर भी उसे नहीं छोड़ा था। पिया उसे बहुत ज्यादा थप्पड़ मारा था। ये याद करते ही बानी को थोड़ा डर लगने लगा कि उसे क्या कहना चाहिए। रूपाली एक बार फिर चिल्लाकर बोली, अब बोलो भी, क्यों नहीं धोया मेरी बेटी की कपड़े? आंटी, आज कर दूंगी, बानी सिर नीचे झुकाकर बोली। रूपाली बानी की मुंह से आंटी सुन वो एक पल के लिए हैरान हो गई। वही बाकी सब ये सुन थोड़े हैरान हो गए, क्योंकि बानी पिछले जन्म में उसे माँ ही कहकर बुलाती थी, लेकिन रूपाली को इसे कोई भी ऐतराज नहीं था। पता नहीं क्यों। रूपाली अकेली ही नहीं बल्कि महेश को भी कोई ऐतराज नहीं था कि बानी उन लोगों को माँ पिताजी कहे, और बानी उन्हें अपनी माँ बाप ही समझती थी। लेकिन अब बानी के मुंह से आंटी सुन पहले बानी को देखती तो कभी महेश को, महेश भी बानी को ही देखे जा रहा था। रूपाली अपनी ऊंची आवाज करते हुए बोली, ठीक है जल्दी करना। इतना कहकर वो अपना नाश्ता करने लगी, लेकिन महेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वही पिया अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लिए बानी को देखे जा रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बानी उसकी माँ को आंटी बुलाए या माँ, बस उसे बानी को एक नौकरनी से काम नहीं मानती थी, साथ ही एक बेवकूफ गवार। पिया अब 8th क्लास में पढ़ रही थी, फिर भी उसका ऑरा एक अरोगेंट लड़की थी। बानी को चोट पहुंचाने के लिए वो किसी भी हालत जा सकती थी। महेश अपनी कमरे में बैठकर कुछ फाइल देख रहा था, तभी रूपाली कमरे आए और अपने कपड़े चेंज करने चली गई। महेश के दिमाग बार बार बानी की मुंह से आंटी शब्द बार बार गूंज रही थी। तभी रूपाली अपने कपड़े चेंज करके बाहर आए। महेश कुछ सोचते हुए रूपाली से कहा, तुम कहाँ जा रही हो? रूपाली अपनी कपबोर्ड से अपना पर्स लेते हुए बोली, बाहर जा रही हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड से मिलने। ये सुनकर महेश एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो रूपाली, तुम क्या करती हो? क्यों करती हो? ये सब मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा से एक बात कही है कि बानी से थोड़ा ठीक से बर्ताव करो। उसके साथ इतना बेरुखी मत दिखाओ। अपने पति की बात सुन एक पल के लिए वो खामोश हो गई और थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, उससे क्या फर्क पड़ता है महेश? वो थोड़ी ना हमारी बेटी है। रूडपली की बातें बीच में काटते हुए बोला, ये सब मैं नहीं जानता, बस एक बात ध्यान रखना कि बानी हमारे लिए एक बड़ा मददगार साबित हो सकती है, या यूं कहूं कि हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी खुशी का खजाना है। महेश की बात सुन रूपाली थोड़ी हैरान हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि महेश क्या कहना चाह रहा है। उसकी आंखों में कंफ्यूज देख महेश एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारी छोटी बेटी निम्मी की जान बचाने के लिए एक ही जरिया है और वो है बानी। और सबसे बड़ी एक बात यह भी है कि बानी कोई आम गरीब लड़की नहीं है, उसके नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालकिन है। ये सुनकर रूपाली आंखें चौड़ी हो गई। ये क्या कह रहे हो आप महेश? बानी? बानी कैसे? और करोड़ों की मालकिन? उसकी बात पर महेश ने कहा, निम्मी की ब्लड ग्रुप और बानी की ब्लड ग्रुप एक ही है, जिस वजह से हम अपनी बेटी निम्मी को बचा सकते हैं, लेकिन जितना उसे कमजोर करेंगे उतना ही निम्मी के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि निम्मी को और 3 साल तक कुछ नहीं हो सकता जब तक उसका सही समय पर ट्रीटमेंट होता है। मैंने बानी की तबीयत के बारे में भी पता लगवाया है, वो बहुत कमजोर है। अगर वो ऐसे कमजोर रहेगी तो हमारे निम्मी के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए तुम जितना हो सके उतना अच्छा बर्ताव करो। खाना खाने में उसे परेशान ना करो। जितना वो विटामिन फूड खाएगी उतना ही उसका हेल्थ भी सही रहेगा। आगे जाकर कोई भी परेशान ना हो, समझी ना मेरी बात? और रही बात उसकी प्रॉपर्टी, इसके बारे में वक्त आने पर बताऊंगा और तुम्हें आगे चलकर सब पता चल जाएगा। बस उसका 18 साल होने तक इंतजार करना होगा, तब तक तुम खामोश रहना। अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह। ये सब सुन रूपाली अपनी बेटी निम्मी के लिए आंखों में आंसू तो आ गई और अगले पल उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी, ये सोचकर कि उसकी बेटी निम्मी बच सकती। साथ ही प्रॉपर्टी का लालच भी उसके दिल और दिमाग में छा गई। इन सब के लिए जो बन पड़े वो करने के लिए तैयार होगी, ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने पति की बात मानते हुए बोली, ठीक है महेश, आज से मैं बानी के साथ अच्छे से बर्ताव करूंगी। उसकी बात पर महेश भी हाँ में सिर हिला दिया। यहाँ बानी जल्दी से सारा काम करके पिया के कमरे की ओर चली गई। प्रेसिडेंट से मिलने जाना था, अब बस 2 घंटे ही बचा था। पिया के कमरे में आकर उसके कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर छोड़ दिया और उसका इंतजार करने लगी। तभी उसके मन में कहने लगी,
काश ये सब कपड़े क्लीन होकर एकदम तैयार हो जाता। इतना कहकर वो बाहर जाने के लिए मुड़ी तो मशीन में बीप की आवाज सुनाई दी, जिसे बानी पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सच में सारे कपड़े क्लीन होकर बेड पर फोल्ड करके रखा हुआ था। उसने जल्दी जाकर वॉशिंग मशीन में झाकर देखा तो उसमें कोई भी कपड़े नहीं थे। ये देख उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास समय नहीं था इन सब के बारे में सोचने के लिए, इसलिए वो सीधे कमरे से बाहर चली गई। बानी अपनी कमरे में आकर जल्दी से तैयार होने लगी। आज बानी एक हल्के हरे रंग की अनारकली सूट पहनी हुई थी। इसमें भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अपनी काले लंबे बाल एक चोटी में बंधी हुई थी और चेहरे पर हल्का सा मेकअप। बानी पहले अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स ठीक से ले लिया और अपने कमरे से बाहर निकल गई। ठीक 40 मिनट के बाद वो एक बड़े से बिल्डिंग के सामने खड़ी होकर उन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ पढ़ने लगी, सिंह कारपोरेशन। ये पढ़ते ही बानी की दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। ये वही कंपनी है जो पिछले जीवन में बानी की पति यानी हमारे कहानी के हीरो मिस्टर तेजवीर सिंह की थी। लेकिन बानी को ये नहीं पता कि तेजवीर से मिलना अब वो समय नहीं था, यानी तेजवीर और बानी दोनों एक दूसरे के सामने आना अभी भी नसीब में नहीं था। बानी अपने हस्बैंड को याद करते हुए वो कंपनी के अंदर चली गई। उसने पहले रिसेप्शन से उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट के बारे में पूछने के लिए रिसेप्शन काउंटर पर चली गई। जी, आप बता सकते हैं कि मुझे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट कहाँ पर मिल सकते हैं? उस रिसेप्शन लेडी ने एक नज़र बानी पर डाली, फिर बानी से बोली, अपॉइंटमेंट है? ये सुनते ही बानी जल्दी से अपॉइंटमेंट लेटर दिखाती हुई बोली, जी ये रही। ये देख रिसेप्शन लेडी एक कॉल करके कुछ कहा, फिर कॉल काट दिया। वो लेडी बानी से बोली, जी आप मेरे साथ आइए। बानी भी उसके पीछे पीछे चली गई। पहले लिफ्ट से गुजरते हुए 15 फ्लोर तक पहुंच गई। वो लेडी बानी को सामने की ओर इशारा करती हुई बोली, ये रही प्रेसिडेंट के केबिन, आप जाकर मिल सकते हैं। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। बानी एक पल के लिए वही खड़ी होकर एक गहरी सांस छोड़ी, फिर अंदर जाने के लिए पहले केबिन का डोर नॉक किया। अंदर से एक रौबदार आवाज आई, कम इन। बानी थोड़ी डरते हुए अंदर की ओर चली गई। उसने अंदर आकर देखा तो 60 साल का एक उम्रदराज आदमी बैठा हुआ था। सिर पर सफेद बाल, उनके चेहरे पर राजा महाराजा की तरह तेज रौनक बिखरी हुई थी और एक रॉयल लुक देखी जा सकती थी। साथ ही गंभीर भी लग रहे थे और उसके साथ 50 के आसपास उम्र का एक और आदमी बैठा हुआ था। उनको देख भी बिल्कुल वैसे ही भाव दिख रहे थे। दोनों के बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि दोनों बाप और बेटे होंगे। दोनों के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जरूरी डिस्कस हो रही थी। बानी उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हुई। उसका दिल जोरों शोरों से धड़क रहा था। बानी दोनों के नाम बहुत ही अच्छे से जानती थी। अरे भाई, क्यों नहीं जान सकती थी वो? पिछले जन्म में कुछ रिश्ता था उनके साथ। वो दोनों और कोई नहीं, 50 साल का आदमी और कोई नहीं बल्कि बानी के ससुर थे, जिनका नाम था मिस्टर दीपेंद्र सिंह थे। और वो बुरा आदमी वो दीपेंद्र सिंह के पिता मिस्टर दामोदर सिंह थे, यानी बानी के दत्त ससुर जी। बानी पिछले जिंदगी में भी बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करती थी और वे लोग भी बानी से अपनी बेटी और पोती की तरह ही प्यार करते थे। ये याद करते ही बानी की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। जैसे मिस्टर दामोदर सिंह और दीपेंद्र सिंह दोनों की नजरें बानी की ओर गई। दामोदर सिंह बानी को एक प्यारी से मुस्कान के साथ सामने आने को कहा। बानी, जो इतने देर से पिछले जन्म की यादों में डूबी हुई थी, अचानक से उसके कानों में दामोदर की आवाज सुनाई दी, आओ बेटा, कोई काम था आपको हमसे? बानी पाने आपको शांत करके उनके सामने आते हुए बोली, हेलो प्रेसिडेंट, मुझे आपके सिग्नेचर की जरूरत थी। इतना कहकर अपनी डॉक्यूमेंट की फाइल उनके सामने रख दिया। ये देख दामोदर सिंह उस फाइल को उठाकर पढ़ने लगा। वही दीपेंद्र सिंह बस बानी को ही देखे जा रहा था। बानी अब बस 13 साल की थी, जिस वजह से वो अभी तेजवीर से मिलना नहीं लिखा था। तेजवीर से मिलने के लिए उसे और भी 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उसे नहीं पता विधि को कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि इन 5 साल में बहुत कुछ बदलने वाला भी तो था। लेकिन ये पता खुद बानी को करना होगा, वरना उसे जिंदगी का एक और मौका क्यों मिलता। सामने बैठा दामोदर सिंह बानी की फाइल देखते हुए कहा, मिस बानी कश्यप यही है ना आपका नाम? बानी ने हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, जी सर। आपने पहले कभी एक अच्छे स्कूल जाकर स्टडी नहीं की है आपने? क्यों? दामोदर डॉक्यूमेंट्स देखते हुए पूछा। ये सुन बानी खामोश हो गई, क्योंकि उसके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं था। उसे खामोश देख मिस्टर दीपेंद्र समझ गए कि बानी खामोश क्यों है। उसने अपने गाला साफ करते हुए कहा, वेल मिस बानी, कोई बात नहीं, इसलिए हम लोगों ने आप जैसे स्टूडेंट के लिए ये नाइट स्कूल ओपन किया था।
ताकि स्टडी करने के लिए इच्छुक रहने वाले स्टूडेंट वो भी पढ़ाई कर सके, क्योंकि कुछ मजबूरी में वो पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन हालत के वजह से नहीं कर पाते। इसलिए मेरे डैड यानी मिस्टर दामोदर सिंह ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन किया ताकि आप जैसे होनहार बच्चे पढ़ सके। बानी ये सुनकर हाँ में सर हिला दिया। ठीक है बेटा, आप अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, ये लो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स, दामोदर डॉक्यूमेंट्स को देते हुए कहा।